भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान, जिसका विषय कोड 129 है, कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के तहत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अध्याय 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग 3 पढ़ेंगे। और गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग 3 क्या है? गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग 3 है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम गॉस की प्रमेय के 2 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, जिसको स्फेरिकल शेल बोला जाता है, SHELL, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमें E का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे छात्रों, ऐसा करने से पूर्व हम यह देख लेते हैं कि जब हम E का मान निकालेंगे तो 3 स्थितियों में ज्ञात करेंगे। नंबर 1, गोलीय कोश के बाहर। गोलीय कोश के बाहर। दूसरी स्थिति में हम ज्ञात करेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पर। फिर से देखेंगे, इस सूत्र की स्थापना के समय हम 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। किसके कारण? गोलीय कोश के कारण, जो कि अंदर से खोखला है और गोल है और एक समान रूप से आवेशित है। तो पहली स्थिति में गोलीय कोश के बाहर हम निकालेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट पर। दूसरी स्थिति में हम उसके पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे और तीसरी और अंतिम स्थिति में गोलीय कोश के भीतर। गोलीय कोश के भीतर यानी इंटरनल पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं गोलीय कोश के बाहर। गोलीय कोश के बाहर। प्यारे छात्रों, इससे संबंधित जो चित्र है उसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये गोलीय कोश है, स्फेरिकल शेल है, और माना इस गोलीय कोश की त्रिज्या R है, कैपिटल R। माना गोलीय कोश की त्रिज्या R है। प्यारे छात्रों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इस गोलीय कोश को आवेशित किया जाता है तो आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब किसी गोलीय कोश को आवेशित किया जाता है तब आवेश इसके अंदर नहीं जाता है, बल्कि इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और समान रूप से वितरित होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान ही होती है। अब पहली स्थिति में हमें गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मानते हैं कि यहां पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये कितनी दूरी पर है? ये बिंदु P, ये है केंद्र से, मान लीजिए केंद्र O है, तो केंद्र से कितनी दूरी पर माना इसको? R दूरी पर। तो प्यारे छात्रों, आपको मालूम है
कि पिछले दो अनुप्रयोगों में हमने गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना की, गॉसियन बेलन की परिकल्पना की। तो यहां भी हम ऐसे ही काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और देखेंगे क्या उसका आकार बेलनाकार है अथवा कोई नया आकार ले रहा है। तो प्यारे छात्रों, माना हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह बिंदु P कहां है? यह बिंदु P गोलीय कोश के बाहर है, क्योंकि पहली स्थिति में हमें गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया बिंदु P बाहर है और r दूरी पर है। अब इससे होकर जाने वाला एक गॉसियन, एक काल्पनिक पृष्ठ लेंगे हम। देखिए, ये एक ऐसा पृष्ठ है जो P से होकर जा रहा है, काल्पनिक है, इसका केवल अनुमान लगाया है, इसकी केवल हमने कल्पना की है सूत्र की स्थापना के लिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल क्लियर है कि ये जो आकार है वो बेलनाकार ना होकर गोलाकार है। यानी ये जो गॉसियन पृष्ठ हमारा बना ये गोल बनेगा, बिल्कुल स्फेरिकल शेल की तरह। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? गोलाकार गॉसियन पृष्ठ। प्यारे छात्रों, जो काल्पनिक पृष्ठ बनता है उसके आकार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कुछ स्टेप्स के बाद जिस समय हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय की जो समीकरण है उसका हम निश्चित रूप से उपयोग करेंगे, तो उस समय उस आकार की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जिस प्रकार का आकार होगा वैसे ही हमें उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए, ये बिंदु P फिर से देख लेते हैं। ये r दूरी पर स्थित है और इस गोलीय कोश का जो केंद्र है वो O है। गोलीय कोश की त्रिज्या r है और मैंने पहले भी बताया है कि जब किसी गोलीय कोश को आवेशित किया जाता है तो आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, इसके अंदर नहीं जाता है। इस तथ्य का उपयोग हम बाद में करेंगे। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, ये जो गॉसियन पृष्ठ हमने परिकल्पित किया है इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे dA। ये क्षेत्रफल कितना है? dA। ये क्षेत्रफल कितना है? dA। और मैंने पहले भी बताया है, जब हम क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं और उसके ऊपर एक सदिश की परिकल्पना इस तरीके से करते हैं तो ये हो जाता है dA वेक्टर, dA सदिश। तो यहां पर भी इस पर लंब खींचेंगे तो इस तरीके से dA के पर लंब जाएगा, इस दिशा में जाएगा, तो इसका नाम है dA वेक्टर। और प्यारे छात्रों, इस आवेश के कारण चूंकि ये समान रूप से वितरित हो गया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इसी दिशा में होती है। ये हो गया E वेक्टर। फिर से देखिएगा, dA वेक्टर और ये E वेक्टर दोनों जो हैं एक ही दिशा में है। dA वेक्टर क्या है? क्षेत्रफल सदिश, जिसको कि ये काले पेन से हमने दिखाया है, और ये जो नीला पेन है इसकी जो नोक है, इसकी जो दिशा है वो किसको बताती है? वो बताती है E वेक्टर को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण पहले से आपको मालूम है कितना होता है? 0 डिग्री। तो यहां पर 0 डिग्री का कोण आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस छोटे से क्षेत्रफल से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, कितना विद्युत फ्लक्स पास होगा, उसको हम निकालते हैं। तो लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव, इसका नाम क्या है? क्षेत्रफल अवयव, dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कितना होगा?
विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से डी फाई ई। डी का मतलब मैंने पहले भी बताया छोटे से होता है, और फाई का मतलब फ्लक्स से है, और जो पैरों में इसके ई लिखा है इसका मतलब विद्युत से है। तो चूंकि छोटा सा क्षेत्रफल है इसलिए छोटा ही फ्लक्स गुजरेगा। तो क्या है, क्या इसके सूत्र है, क्या इसकी परिभाषा है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब अदिश गुणन के नियम से, क्योंकि हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर यहां देख लेंगे एक बार सूत्र, कक्षा 11 में हमने पढ़ा है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, यानी थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है, तो इन दोनों के बीच के कोण को थीटा कहते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। और प्यारे छात्रों, अभी मैंने आपको बताया है कि ई वेक्टर, डी ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, और दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा कॉस 0 डिग्री। और आपको पता है कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, गुणा 1 हो जाएगा। आप यहां लिख देंगे चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1। तो क्या आ जाएगा यहां, डी फाई ई बराबर आ जाएगा ई डी। तो यहां हमने देखा छोटे से क्षेत्रफल से इतना विद्युत फ्लक्स जो है वो परिबद्ध है या गुजर रहा है। अब ऐसे कर करके हमने छोटे से टुकड़े लिए, बहुत सारे टुकड़े जोड़ दिए, तो पूरा ये क्या बन गया, गॉसियन गोलाकार पृष्ठ बन गया, या गोलाकार गॉसियन पृष्ठ बन गया। तो इसके लिए हम गणित की किस संक्रिया का प्रयोग करते हैं, किस विधि का प्रयोग करते हैं, वो विधि है इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना आएगा। अब हम लगाएंगे इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी। फिर से देखेंगे इंटीग्रेशन का मेथड हम कब लगाते हैं, जब हमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के बड़ा टुकड़ा बनाना पड़ता है, तब हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। प्यारे छात्रों, यहां जो गॉसियन पृष्ठ की आकृति है, या जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की आकृति है, वो कैसी है, वो है गोलाकार। तो हम यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, बंद समाकलन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो यहां भी लगा लेते हैं, क्योंकि हम काल्पनिक पृष्ठ किस आकार का ले रहे हैं, गोलाकार। अब देखते हैं, और मैंने पहले बताया है क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर होता है केवल फाई ई। ध्यान देंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई ई होता है खाली फाई ई। और उसके बाद चूंकि हमें ई के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो ई को हम बाहर ले लेंगे और क्लोज्ड इंटीग्रेशन आ जाएगा डी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा आप, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डीए का मतलब यह है कि जब छोटे छोटे डीए को मिलाया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाया जाएगा, तो पूरा क्या बनेगा, एक गोला बनेगा, गोले का वक्र पृष्ठ बनेगा। तो पिछले अनुप्रयोगों में हमने जो आकृति देखी थी, जो आकृति प्राप्त की थी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के रूप में, वो आकृति थी बेलन। और वहां पे हमने क्या लिया था, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिया था। ठीक है ना। इस केस में हम क्या करेंगे, गोले का लेंगे, और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको मालूम है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां आगे बढ़ते हैं, फाई ई बराबर हो गया, फाई ई बराबर हो गया ई, और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई। और गॉसियन पृष्ठ, ये देखिए आप, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, गॉसियन पृष्ठ की, आप देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे 2 आर है, एक बड़ा आर है और एक छोटा आर है। हमने इस पृष्ठ को लिया है काल्पनिक पृष्ठ के रूप में,
तो हम छोटे r को लेंगे, क्योंकि हमें जो बाहर का ये गोला बन रहा है इससे मतलब, इससे परिबद्ध जो है आवेश को हमें निकालना है। तो यहां पे ले लेंगे 4 पाई छोटा r स्क्वायर, न कि बड़ा r स्क्वायर। अब चूंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम, और गॉस की प्रमेय का अभी तक हमने सूत्र नहीं यूज किया है, तो यही मौका है जब हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे, उसकी समीकरण का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे परंतु गॉस की प्रमेय से। क्या है गॉस की प्रमेय? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और गणित रूप में लिखेंगे तो फाई बराबर Q/ε0 या ε0, तो बराबर आ जाएगा E गुणा 4 पाई r स्क्वायर। जो बताता है का निशान E बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए 4 पाई को ε0 के साथ लिख लेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। प्यारे छात्रों, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस सूत्र को आपने पहले भी देखा है? मैं रिपीट करता हूं, क्या इस सूत्र को आपने पहले भी देखा है? तो आपका जवाब होगा हां सर, देखा है। ये कहां देखा है सर? जब हम किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तब यही सूत्र आता है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, कि जब हम बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो बिल्कुल यही सूत्र आता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष प्यारे बच्चों ये निकला कि गोलीय कोश को एक बिंदु के बराबर माना जा सकता है, और ऐसा माना जा सकता है कि ये गोलीय कोश सिकुड़ गया, बिल्कुल ये बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। जैसे हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो ये छोटा होता जा रहा है, ऐसे करके हम जूम आउट जूम इन करते हैं, तो हमने इसको जूम इन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये छोटा होता गया, सिकुड़ गया, और ऐसा लग रहा है कि गोलीय कोश यहां पर आ गया, एक बिंदु आवेश बन गया, छोटी सी बॉल बन गई है ये। और इस बिंदु आवेश के कारण ये देखिए r दूरी पर स्थित बिंदु P है, तो बिल्कुल यही सूत्र आता है जो अभी आपने देखा। ठीक है ना? अब देखिए प्यारे बच्चों, एक सूत्र तो हमें यह प्राप्त हुआ। अब इसी सूत्र को हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि पिछले दो अनुप्रयोगों में हमने एक बात पढ़ी है, हमने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा, हमने पृष्ठ या पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा, या आवेश का पृष्ठ घनत्व पढ़ा। तो पृष्ठ घनत्व को हम यहां भी यूज करेंगे, ये बिल्कुल सही सूत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अन्य सूत्र भी है, अन्य सूत्र। अभी स्थिति 2 शुरू नहीं हुई है, गोलीय कोश के बाहर का ही ये दूसरा सूत्र है। किसके पदों में? पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में। पृष्ठ आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व, एक नाम और इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो किस लेटर से दिखाते हैं? क्या प्रतीक है इसका? होता है सिग्मा। फिर से देखिए सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या है परिभाषा? आवेश बट्टा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को, चित्र के माध्यम से देखिए, जब हमने गोलीय कोश को आवेशित किया था तो यह आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यह सूत्र भी वही कहता है, एकांक क्षेत्रफल पर, यानी गोलीय कोश के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को उस पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। उस पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए सिग्मा बराबर Q अपॉन, अब गोले के केस में पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? ए का मान 4 पाई, बताओ 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये ध्यान देंगे, यहां पर गोलीय कोश की बात हो रही है, जो सिग्मा है
वो गोलीय कोश का है, न कि काल्पनिक पृष्ठ का। तो हम यहां पर गोले की त्रिज्या लेंगे, न कि स्मॉल आर। स्मॉल आर तो गॉसियन पृष्ठ के लिए है, तो इसलिए हमने यहां पर स्मॉल आर का प्रयोग किया। लेकिन जब हम पृष्ठ आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं तो ये गोलीय कोश के लिए है। तो गोलीय कोश के लिए है तो गोलीय कोश की त्रिज्या यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहां से त्रिछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे एक कर लीजिए, त्रिछी गुणा करिए, क्यू एकम क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्यू का मान आप यहां लगा देंगे। अतः ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, क्यू का मान लगा देंगे सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बन गया फिर, या ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये देखिए दूसरा सूत्र आ गया। इस सूत्र का आप प्रयोग कब करेंगे, जब आपको आवेश का मान दिया रहेगा और त्रिज्या का मान या दूरी का मान दिया रहेगा, ठीक। इस सूत्र का प्रयोग आप कब करेंगे, जब आपको पृष्ठ आवेश घनत्व का मान दिया होगा, सिग्मा का मान दिया होगा, और दोनों ही सूत्रों से उत्तर एक ही आएगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप आंकिक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगर गोलीय कोश की स्थिति आती है और आवेश का मान दिया है और गोलीय आपको यह दिया है कि गोलीय कोश से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो ये वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आपको गोलीय कोश के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है, सिग्मा का मान दिया है और एप्सिलॉन 0 का मान आपको दिया रहेगा पहले से, तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। और यह भी ध्यान देंगे कि गोलीय कोश की त्रिज्या भी आपको दी होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम स्थिति 2 पर चलते हैं। स्थिति 2 क्या है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। केस नंबर 2, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो एक बार चित्र देख लेते हैं, उसी चित्र को बनाते हैं। यह गोलीय कोश हो गया, इसका बिंदु जो केंद्र था वो बिंदु O और त्रिज्या कितनी है R। तो एक बार फिर से देखेंगे, जब हम गोलीय कोश को आवेश देंगे तो यह इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, आवेश अंदर नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब चूंकि गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही हमें E निकालना है, तो गॉसियन पृष्ठ ऑटोमेटिकली यही बन गया। ये बिंदु P है और ये छोटा r हो गया, तो छोटा r और बड़ा R क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। इस स्थिति में छोटा r बराबर बड़ा R है ना। इसीलिए अब इस सूत्र में हम ये मान लगा देंगे, इस सूत्र में ये मान लगा दो। तो E बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यानी पहले केस में जो दूरी थी, क्योंकि पॉइंट कहां था, गोलीय कोश के बाहर था। ये देखिए गोलीय कोश के बाहर था ये बिंदु P, और कितनी दूरी पर था R। लेकिन जब हम पृष्ठ पर लेंगे तो ये बाहर का जो गॉसियन पृष्ठ है ये सिकुड़ गया, ये कहां आ गया, वो गोले के ऊपर ही आ गया। तो इस केस में छोटे r का मान बड़े R के मान के बराबर हो गया, जैसा कि हमने यहां किया है। तो इस सूत्र में जहां छोटा r आ रहा है वहां आपने क्या कर दिया, बड़ा R रख दिया, तो ये सूत्र बन गया। मात्रक क्या आएगा, यहां देख लीजिए, न्यूटन प्रति कूलाम। यहां भी मात्रक क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। अब अगर सिग्मा के पदों में निकालना चाहते हैं हम, तो या लिखेंगे। तो या बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर बट्टे छोटे r का मान क्या है, बड़े R के बराबर, तो ये भी R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। तो पहली स्थिति के भी हमें 2 सूत्र प्राप्त हुए, एक आवेश के पदों में और एक
पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के पदों में। दूसरी स्थिति के भी दो सूत्र प्राप्त हो गए, एक क्यू के पदों में और दूसरा सिग्मा के पदों में। अब आती है अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है? गोलीय कोश के भीतर। तीसरी स्थिति है गोलीय कोश के भीतर। तो प्यारे बच्चों, एक बार इसका चित्र भी देख लेते हैं। हमने गोलीय कोश बनाया, O इसकी त्रिज्या R, और जब इसको आवेशित किया तो ये इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है और बाहर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। अब हमने क्या करा, अंदर एक बिंदु P' माना जो कि कितनी दूरी पर है? R दूरी पर, और यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु से होते हुए एक हमने पृष्ठ की कल्पना की, इसको क्या कहा? गॉसियन पृष्ठ। क्या कहा इसको? गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ। तो प्यारे छात्रों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब किसी गोलीय कोश को आवेशित किया जाता है तो आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, आवेश अंदर नहीं जाता। तो चूंकि आवेश अंदर नहीं है तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, या फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, या फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री, या फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA, या फाई ई बराबर E क्लोज्ड इंटीग्रेशन dA। अब गॉस की प्रमेय यहां लगाएंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, और ये हो जाएगा आपका 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर। R क्या है? अंदर जो हमने काल्पनिक पृष्ठ लिया उसकी त्रिज्या है, परंतु गोलीय कोश के भीतर आवेश नहीं है। आवेश कहां रहता है? उसके पृष्ठ पर। अतः Q बराबर 0, इसीलिए E बराबर भी 0 हो जाएगा। कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों कि आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। आवेशित गोलीय, अतः आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, शून्य होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ा और उसके तहत एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र हमने प्राप्त किए 3 स्थितियों में। गोलीय कोश के बाहर इसके 2 सूत्र आए, गोलीय कोश के पृष्ठ पर इसके भी 2 सूत्र आए, लेकिन तीसरी स्थिति जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है वो ये है कि गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीसरी स्थिति में कितनी प्राप्त हुई हमें? 0, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं होता है, अंदर परिबद्ध आवेश 0 होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आज की इस वीडियो से आपको काफी लाभ हुआ होगा। अगली वीडियो में हम इससे आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सदैव प्रसन्न व खुश रहिए।